आपने सुना होगा कि इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर का मर्ज लाहक होता है। लेकिन सच ये है कि सिर्फ 10% इंसुलिन की कमी डायबिटीज़ यानी शुगर की वजह बनती है। 90% मरीजों में शुगर की वजह इंसुलिन नहीं होती। तो जब इंसुलिन वजह नहीं है तो फिर 90% मरीजों में डायबिटीज़ होने की क्या रीज़न है? आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ यानी शुगर होने की असल वजह क्या है। मैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली हमादियान ऑनलाइन होमी क्लिनिक पे अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इस चैनल पे अगर आपका ये पहला विज़िट है तो हमादियान ऑनलाइन होम्यो क्लिनिक को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ख़ास तौर पे होम्यो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी क्लिनिक प्रैक्टिस में ये चैनल बहुत मददगार साबित होने वाला है। डायबिटीज़ दो किस्म की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ यानी इन लोगों में इंसुलिन की कमी होती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जिनमें इंसुलिन की कमी ना होने के बावजूद खून में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। एक डॉक्टर जेराल्ड जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, 1965 से डायबिटीज़ पे रिसर्च में मसरूफ़ थे। इनका भी यही मानना था कि इंसुलिन की कमी डायबिटीज़ की वजह नहीं है, लेकिन फिर वो वजह क्या है जो 90% लोगों के ब्लड में शुगर का बायस बनी हुई है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने में इन्होंने बहुत काम किया। डायबिटीज़ पे रिसर्च करने पे इन्हें काफ़ी अवार्ड भी मिले। डॉक्टर जेरी जो इनका निक नेम था, 1989 में एक आर्टिकल शाया किया जिसके बाद डायबिटीज़ को समझने में बहुत बड़ी चेंज आई। इस आर्टिकल ने डायबिटीज़ के कंसेप्ट को बिल्कुल बदल के रख दिया। डॉक्टर जेराल्ड के मुताबिक इंसुलिन की कमी ब्लड शुगर की वजह नहीं बनती, बल्कि ब्लड शुगर इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से होती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, इसे थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा कि एंटीबायोटिक हमें अपने आप नहीं लेनी चाहिए कि जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। तो एंटीबायोटिक क्या होती है? ये एक तरह की दवा होती है जो हमारे जिस्म में बैक्टीरिया को मारने के काम आती है। बैक्टीरिया जब हमारे जिस्म में जाते हैं तो इन्फेक्शन फैलाते हैं और जिससे हम बीमार हो जाते हैं। जब इस इन्फेक्शन से हम बीमार होते हैं तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं, जो हमारे जिस्म में मौजूद 98.9% बैक्टीरिया को मार देते हैं। जो 1-2% बैक्टीरिया बच गए वो इस मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंस हैं, मतलब वो इस मेडिसिन से नहीं मरे। जो 2% बैक्टीरिया बच गए, इन्होंने अपनी फिर से कॉलोनियाँ बना ली। फिर अगली बार जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो फिर 90% मर जाते हैं और 10% बच जाते हैं। इससे अगली बार 80% और इससे भी अगली बार 70% मरते हैं और 30% बच जाते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब आप एक ही तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो इस एंटीबायोटिक की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। इसलिए आप देखते हैं कि आज से 25 साल पहले जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती थी वो आज इस्तेमाल नहीं होती, और जो आज इस्तेमाल हो रही हैं वो कल नहीं होंगी, क्योंकि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप करते रहते हैं और हमें नई एंटीबायोटिक डिस्कवर करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसीलिए हमें एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की सलाह के या बिला ज़रूरत नहीं खानी चाहिए। अब बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। इंसुलिन रेजिस्टेंस समझने के लिए पहले दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा इंसुलिन। हमारे खाने में तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं: प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। खाने की हर वो चीज़ जो हमारे जिस्म में हजम होने के बाद शुगर में कन्वर्ट हो जाए वो कार्बोहाइड्रेट है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मीठा है या नहीं। हमने जो खाया, अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार मौजूद है तो वो हजम होके शुगर में कन्वर्ट होगी, और वो शुगर खून में शामिल होकर बॉडी सेल के एनर्जी की सूरत में इस्तेमाल होगी। इस प्रोसेस में ब्लड सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे यूज़ होगा, क्योंकि ब्लड में इसका कोई इस्तेमाल नहीं। लेकिन शुगर ब्लड से सेल के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इसको एक ट्रांसपोर्टर की, एक कैरियर की ज़रूरत होती है, और इंसुलिन एक कैरियर है। इंसुलिन शुगर की ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। इस प्रोसेस को ठीक से समझने के लिए मैं थोड़ा आपको इस अंदाज में बताने की कोशिश करता हूँ कि इंसुलिन ने ब्लड से शुगर को उठाकर सेल में डालना शुरू किया। एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ तक कि सेल इस एनर्जी से ओवर होना शुरू हो गया। अब सेल ब्लड से ये शुगर, ये एनर्जी वसूल नहीं करना चाहता, और ये शुगर, ये एनर्जी सेल में ब्लड से लाता कौन है? इंसुलिन। तो सेल इंसुलिन को अपने अंदर आने से रोक देता है।
ऐसी सिचुएशन में पेंक्रियाज यानी लबलबा इंसुलिन की मजीद मिकदार पैदा करता है और ये इंसुलिन किसी हद तक शुगर को फिर से सेल में पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इसके बाद सेल इंसुलिन के खिलाफ अपनी वॉल्स को और ज़्यादा मजबूत कर लेता है, या यूँ कह लें कि इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है ताकि इंसुलिन अंदर ना आ सके और ना ही और ज़्यादा शुगर ब्लड से सेल में शामिल हो सके। फिर होता क्या है कि जो शुगर ब्लड से सेल में आना थी वो सेल की इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड में ही घूमती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता चला जाता है, जिसे ब्लड टेस्ट करवाने के बाद हम कहते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ या ब्लड शुगर है। क्योंकि हमारी बॉडी ने इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर ली तो जो शुगर ब्लड से सेल में जानी थी वो ब्लड में ही घूमती रही और इसी वजह से ब्लड की शुगर बढ़ी हुई है और पेशेंट को डायबिटीज़ है। यहाँ जो बात खुशाइन है वो ये कि इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सेबल है, इसको रिवर्स किया जा सकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने में 10-15 साल लग जाते हैं और इस रेजिस्टेंस को जल्द ही रिवर्स किया जा सकता है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जा सकता है तो फिर इसका मतलब है कि डायबिटीज़ को भी रिवर्स किया जा सकता है। तो अगर डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है तो इसका मतलब है डायबिटीज़ ऐसा मर्ज नहीं है जो ज़िंदगी भर आपके साथ चले। डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने और डिसिप्लिन के साथ इसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो में किसी और मौजू पे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।